हेलो बच्चों। तो आज हम नेफ्रोलिथियासिस यानी कि रीनल स्टोन्स और इसका अदर नेम है यूरोलिथियासिस, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं रीनल स्टोन्स होता क्या है। किडनी में होने वाला स्टोन्स ही रीनल स्टोन्स कहलाता है। ठीक है, उसके देन जो दूसरा स्टोन्स रहेगा इसमें यूरिटर स्टोन्स, अर्थात यूरिटर में होने वाला स्टोन्स यूरिटर स्टोन्स कहलाएगा। स्टोन्स को ही हम कैलकुलस भी कहते हैं। ठीक है, एंड देन इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। किडनी स्टोन्स डिजीज ऑल्सो नोन एज यूरोलिथियासिस, जो किडनी में स्टोन्स डिजीज है इसको हम यूरोलिथियासिस के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, ए सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल ऑकर्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। एक सॉलिड पीस जो क्या है, एक मजबूत कठोर पदार्थ उत्पन्न होता है हमारी किडनी में। ठीक है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक, एंड द मेजॉरिटी ऑफ रीनल कैलकुलस कंटेन्स कैल्शियम। अंडरस्टैंड, जो मेजॉरिटी है इसकी जो प्रमुखता रहेगी, वो जो स्टोन्स की प्रमुखता है ये किसका बना हुआ रहेगा, कैल्शियम का। ठीक है, एंड डेफिनेशंस इसकी देखते हैं। द कैलकुलस, जिसको हम स्टोन्स भी कहेंगे, कैलकुलस सी कहते हैं स्टोन्स को, इन फॉर्मेशन इन किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है, जब किडनी में कैलकुलस फॉर्मेशन करेगा, उत्पन्न होगा, ऑकर्स होगा, तो उसी को ही हम किडनी स्टोन्स या किडनी स्टोन्स या रीनल स्टोन्स या नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस कहेंगे। ठीक है, एंड अब इसकी इटियोलॉजी और कॉजेज। ठीक, इसमें देखते हैं प्रिसिप्टर्स इंक्रीज इन यूरिन, ऐसे कारक जो यूरिन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे कि सपोज एग्जाम, जिन कारणों से यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, यूरिन प्रोडक्शन की मात्रा अत्यधिक होने लगती है, तो वो कौन कौन से रहेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अदर इन्फ्लामेशन कॉज, और ऐसे वो पदार्थ जो हमारी किडनी को संक्रमित करते हैं, इन्फ्लामेटरी करते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये कारक हैं जिनके कारण से हमारे यूरिन प्रेसिप्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, एंड देन सेकेंड वन इसका कारण है इंक्रीज सोल्यूबल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। हमारी बॉडी में ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम हो जाना, ऑक्जेलेट, सिस्टेन, फॉस्फेट, जेंथिन, ईटीसी, ऐसे पदार्थ जो केमिकल रसायन है हमारी बॉडी में इंक्रीज, इनकी मात्रा का बढ़ जाना, इसके कारण से कैल्शियम या रीनल स्टोन्स उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, एंड थर्ड वन इसका जो कारण बनेगा, इटियोलॉजी इसकी बनेगी रिड्यूस अमाउंट ऑफ इनिबिटर्स, फॉर एग्जांपल सिट्रेट एंड फॉस्फेट रिड्यूस अमाउंट ऑफ इनिबिटर्स, ऐसे अमाउंट जो हम इनिबिटर्स कर रहे हैं, कम मात्रा में ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सिट्रेट एंड पायरोफॉस्फेट। ठीक, एंड नेक्स्ट वन है यूरिन पीएच। यूरिन पीएच में कैसे होगा, यूरिन इंक्रीज ऑफ पीएच, जब यूरिन का जो पीएच है, नॉर्मल यूरिन का पीएच होता है 7.35 टू 7.45। ठीक है, जब इंक्रीज या अर्थात 7.45 से इंक्रीज होगा यूरिन का पीएच, तब पॉसिबिलिटी ऑफ फॉस्फेट स्टोन, तो किसकी संभावना बढ़ जाएगी, फॉस्फेट स्टोन्स की। अंडरस्टैंड। ठीक है, अब जब डिक्रीज होगा यूरिन का पीएच 7.35 से कम होगा यूरिन का पीएच, तब यूरिक एसिड स्टोन्स की संभावना अत्यधिक हो जाएगी। ठीक है, अब अगला इसका जो कारण बनेगा डिहाइड्रेशन एक्सेसिव एडिमा, निर्जलीकरण और एक्सेसिव ज्यादा मात्रा एडिमा हमारी बॉडी में किडनी में हो रहा है, तब भी इसका कारण रीनल स्टोन्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इसका पॉइंट है इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन सी, ज्यादा मात्रा में विटामिन सी लेने से इसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं रीनल स्टोन्स, विच इंक्रीज एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्जेलेट, और ज्यादा मात्रा में पाचन क्रिया होने से, एब्सॉर्प्शन होने से ऑक्जेलेट का, इसके कारण से स्टोन्स उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अब कुछ इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें
अगला जो कॉजेज बनेगा मेडिकेशंस, इसमें एग्जांपल है आयरन एंड फॉलिक एसिड। कुछ दवाइयाँ भी हैं जो उत्पन्न करती हैं रीनल स्टोन्स को, नेफ्रोलिथियासिस को, ठीक है। वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? आयरन एंड फॉलिक एसिड, सेकेंड वन कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड वन कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड फोर्थ वन है सोडियम बाई कार्बोनेट। अंडरस्टैंड दैट, एक बार फिर से रिवाइंड, आयरन एंड फॉलिक एसिड फर्स्ट वन, सेकेंड वन कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड वन कैल्शियम ग्लूकोनेट, फोर्थ वन सोडियम बाई कार्बोनेट। ये मेडिकेशन कारण है, ठीक है। एंड अगला जो कारण है मोर इनटेक ऑफ ब्रिंजल टोमेटो इन डाइट, ज्यादा सेवन करने से किस चीज का? ब्रिंजल अर्थात बैगन एंड टोमेटो अर्थात टमाटर, इन चीजों का ज्यादा सेवन करने से, क्योंकि इसमें ऑक्जेलेट की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। तो ऑक्जेलेट के कारण जब बॉडी में ऑक्जेलेट भी ज़्यादा होगा तब भी स्टोन्स का कारण हो सकता है, तो इनके कारण से भी हो सकता है स्टोन्स, ठीक है। एंड इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, कोई भी हमारी किडनी रिलेटेड कोई भी अगर डिजीज हो रखी है या हो रही है तो उससे भी उत्पन्न हो सकता है किडनी स्टोन्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन है हेरिडिटरी, आनुवंशिक। आनुवंशिक पे जेनेटिन, जो कैल्शियम है जेनेथिन है, और इसके कारण जो केमिकल सब्सटेंस है जेनेथिन, इसके कारण से हेरिडिटरी आनुवंशिक समस्या हो सकती है। मतलब हमारे माता पिता में या उनके माता पिता को कभी किसी को रहा हो स्टोन्स तो हमको भी बॉडी में हो सकता है, हमारी बॉडी में भी, ठीक है। एंड लास्ट इसका जो पॉइंट बनेगा कॉजेज का, इमोबलाइजेशन अर्थात अपनी बॉडी का मूवमेंट कम हो जाना, मूवमेंट कम करना, ठीक है। इसमें प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, लंबे समय तक बैठे रहना, और स्टैंडिंग इन सेम पोजीशन, और एक ही पोजीशन में लंबे समय तक खड़े रहना, ये भी कारण बनता है किडनी स्टोन्स का। अंडरस्टैंड, ये हमारी कॉजेज कंप्लीट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स, ठीक है। इसके जो टाइप्स रहेंगे 5 टाइप हैं इसके, 5 प्रकार का जो स्टोन्स रहेगा 5 प्रकार का होता है, ठीक है। फर्स्ट वन कैल्शियम स्टोन्स, सेकेंड वन ऑक्जेलेट स्टोन्स, थर्ड वन यूरिक एसिड स्टोन्स, फोर्थ वन जेनेथिन स्टोन्स एंड फिफ्थ वन है सिस्टीन स्टोन, ठीक है। अब कैल्शियम स्टोन्स देखते हैं। जो पहला हमारा कौन टाइप्स है कैल्शियम स्टोन्स, 80% केसेस, जो टोटल स्टोन्स के केसेस हैं, किडनी स्टोन्स हैं, किडनी कैलकुलस है, जो टोटल पाए जाएंगे उसमें 80% कैलकुलस स्टोन्स का ही होता है, अर्थात जो ये स्टोन्स बनेगा ये कैल्शियम का ही बनता है, ठीक है। एंड जिसका कारण बनेगा कॉज ऑफ कैल्शियम स्टोन्स, जो कैल्शियम स्टोन्स का, जैसे हाइपर कैल्सीमिया, जब ब्लड के अंदर में कैल्शियम आयन की अधिकता हो जाती है उस अवस्था को हाइपर कैल्सीमिया कहेंगे। तो इस कंडीशन में जो उत्पन्न होने वाला स्टोन्स है किडनी में वो कैल्शियम स्टोन्स कहलाएगा। अंडरस्टैंड। तो अब है सेकंड ऑक्जेलेट स्टोन, ठीक है। मोस्टली कॉज ऑफ ऑक्जेलेट स्टोन आर रिच सोर्सेस ऑफ टोमेटो ब्रिंजल। सामान्य तौर पे देखा गया सबसे ज्यादा इसका सोर्सेस क्या है ऑक्जेलेट स्टोन्स का, ब्रिंजल और टोमेटो, ठीक है। इंक्रीज विटामिन सी, अगला है इसमें विटामिन सी डाइट में ज़्यादा लेने से भी स्टोन्स उत्पन्न होगा, ऑक्जेलेट स्टोन्स, एंड दे इंक्रीज एब्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्जेलेट, क्योंकि विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाचन करती है ऑक्जेलेट का, ठीक है। एंड जो थर्ड वन है यूरिक एसिड स्टोन्स, ये ड्यू टू इन डिक्रीज पीएच, ये यूरिन के पीएच जब 7.35 से कम हो जाए, यूरिन का पीएच 7.35 से डिक्रीज हो जाए तब उत्पन्न होता है यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है। एंड फोर्थ वन है जेनेथिन स्टोन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कॉजेज में, ये हेरिडिटरी है, आनुवंशिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला स्टोन्स है, ठीक है। फिफ्थ वन है सिस्टीन स्टोन्स, ड्यू टू इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर। अंडरस्टैंड दैट। अब आगे बढ़ते हैं इसके साइन एंड सिम्टम, चिन्ह और लक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले जब कोई स्टोन्स हमारी किडनी में उत्पन्न हो रहा है, सबसे पहले पेन उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इन फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन क्या है,
ये हमारे 9 रीजन होते हैं बॉडी में, 1 2 3 7 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जो लंबार रीजन रहेगा, लंबार रीजन होगा लेफ्ट या राइट, दोनों साइड में जो पेन उत्पन्न होगा तो वो कहलाएगा फ्लैंक पेन, जो किडनी में होने वाला दर्द है, ठीक है। एंड सेकंड वन, इफ स्टोन इज यूरिटर, अगर जो स्टोन्स है यूरिटर, यूरिटर में है, किडनी ऊपर है, यूरिटर नीचे है, ठीक है। अगर स्टोन्स यूरिटर में है तब इन लोअर फ्लैंक रीजन जो पेन होगा वो कहां पे होगा, लोअर फ्लैंक रीजन, जो फ्लैंक रीजन है हमारा लंबार रीजन है उसके लोअर में पेन होगा, ठीक है। एंड सेकेंड वन है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन, जब किडनी में स्टोन्स उत्पन्न हो गया या यूरिटर में स्टोन्स उत्पन्न हो गया तो सिंपली है यूरिन पास आउट होना रुक जाएगी, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन, इसके अंदर डिक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा यूरिन कम पास आउट होगी, पेशाब कम आएगी, तो डिक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। एंड डाइसूरिया अवस्था कौन सी उत्पन्न होगी, जब यूरिन कम बनेगी हमारे किडनी के माध्यम से, स्टोन्स है उसमें, तो कौन सी अवस्था उत्पन्न होगी, डाइसूरिया, अर्थात पेनफुल मैक्चुरेशन, जब भी यूरिन पास आउट करेंगे तब पेन होगा, दर्द युक्त यूरिन पास आउट की जाएगी, ठीक है। और अगला पॉइंट है इसी में सेकेंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन में, थर्ड पॉइंट हेमिचूरिया, अर्थात यूरिन के साथ में ब्लड का आना, रक्त का आना, तो हेमिचूरिया की अवस्था उत्पन्न होगी, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स, इसके अंदर में जब इन्फ्लामेटरी कोई सिम्टम्स है, इन्फ्लामेशन हो रखा पहले से किडनी में, तो इसके कारण से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, तो फर्स्ट वन है कोई भी इन्फ्लामेशन बॉडी में आता है तो फीवर होगा, ठीक है। सेकेंड वन नोजिया एंड वॉमिटिंग, जी मचलाएगा, प्लस साथ ही उल्टी भी हो सकती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल है, पेट है, वो डिस्कम्फर्ट, आराम होगा, उसमें आराम फील नहीं होगा, ठीक है। एंड चिल्स, ठंडी लग सकती है साथ ही। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में, अर्थात इसकी जांच, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट जांच बनेगी IBP, अर्थात इंट्रावीनस पाइलियोग्राफी, जो इसकी जांच है इंट्रावीनस पाइलियोग्राफी, ठीक है। जो ये क्या है IBP, ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रावीनस यूरोग्राम, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इंट्रावीनस यूरोग्राम से नाम, ठीक है। इसका दूसरा नाम है इज ए रेडियोलॉजिकल, यह क्या है, एक रेडियोलॉजिकल, अर्थात रेडियम के माध्यम से स्टडी की जाने वाली एक जांच है, प्रोसीजर है, यूज्ड टू विजुअलाइज एबनॉर्मेलिटीज, जो यूज किया जाता है विजुअलाइजेशन के लिए, देखने के लिए कोई भी समस्या, यहाँ पे क्या किसकी हो रही है, किडनी की, यूरोलॉजी, ठीक है। तो इसकी समस्या देखने के लिए हमें इसका उपयोग करेंगे। ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ठीक, इंक्लूड द किडनी, यूरिटर एंड ब्लैडर एक्सरे, इसमें क्या क्या सम्मिलित रहेगा, किडनी, यूरिटर एंड ब्लैडर एक्सरे, ये चीजें सम्मिलित रहेंगी IBP के अंतर्गत, ठीक है। एंड अगला है पाइलियोग्राफी, ठीक है, सिंपल है, अभी हम बता चुके, एक्सरे टेक्निक है, एक्सरे टेक्निक का इसमें उपयोग किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन है KUB, अर्थात किडनी, यूरिटर, ब्लैडर का एग्जामिनेशन होगा, विजुअलाइजेशन एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन है इसमें यूरिन एनालिसिस, यूरिन की जांच करना, जिसमें हम किसके लिए जांच करेंगे, हेमिचूरिया, अगर जिसमें हम देखेंगे यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी जांच के लिए हम यूरिन की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ ही हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस, इसकी जो जटिलताएं हैं, अब किडनी में स्टोन्स उत्पन्न हो चुका है, अब इसके साथ साथ अदर कोई कॉम्प्लिकेशन आना, प्रॉब्लम आना, कोई बीमारी का उत्पन्न होना, कोई समस्या का उत्पन्न होना, तो उसी को कॉम्प्लिकेशन कहेंगे।
तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस है क्या? सबसे पहला है इन्फेक्शन, इसके कारण से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड रीनल फेल्योर, किडनी फेल हो सकती है, ठीक है, ईटीसी, और भी इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। एंड देन मेडिकल मैनेजमेंट। अब अगला है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। तो देर इज नो पर्टिकुलर मेडिकेशंस यूज टू ट्रीट कैल्शियम स्टोन्स। इसकी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है कैल्शियम स्टोन्स के लिए, ठीक है। इफ द पेशेंट हैज यूरिक एसिड स्टोन्स, अगर पेशेंट के अंदर में यूरिक एसिड स्टोन्स है तब हम एलोप्रिनॉल मेडिसिन दे सकते हैं उसको, ठीक है, शुड बी गिवन, ठीक। एंड देन सिस्टमेटिक ड्रग अकॉर्डिंग टू साइन इन सिम्टम के आधार पे हम इसके दवाइयों का सेवन करा सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो नार्कोटिक एंड एंटी स्पास्मोडिक शुड बी गिवन, और साथ ही हम दर्द के लिए नार्कोटिक जिसे ओपियोइड ड्रग भी कहेंगे वो भी दे सकते हैं, एंड एंटी स्पास्मोडिक शुड बी गिवन। और एंटी स्पास्मोडिक जो पेन किलर हैं, पेन को दूर करने के, स्पास्म को दूर करने के लिए हम मेडिसिन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें नार्कोटिक जो ड्रग है फॉर एग्जांपल रहेगा इसका मॉर्फिन सल्फेट, एंड एंटी स्पास्मोडिक जो है डाइसाइक्लोमाइन दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें जो सर्जरी की जाएगी वो कौन सी सर्जरी होती है, तो हम देखते हैं परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी, ये सर्जरी इसमें की जाएगी, अर्थात ऑपरेशन के माध्यम से इस स्टोन्स को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इट इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर इज विच ट्यूब्स आर इंसर्टेड इन एरिया ऑफ स्टोन्स फॉर्मेशन। यह एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, इन्वेसिव प्रोसीजर जिसमें हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं किस जगह पे, स्टोन्स वाली एरिया में, स्टोन्स वाली एरिया में ट्यूब इंसर्ट करेना, ठीक है। एंड देन कॉन्ट्रास्ट डाई इज इंजेक्टेड, उसके बाद में ट्यूब के माध्यम से इसमें कंट्रास्ट डाई को इंजेक्ट करते हैं, इसमें भेजेंगे, ठीक है। एंड फोर्सेप आर यूज टू रिमूव द स्टोन, देन फोर्सेप का यूज करके हम स्टोन्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। एंड इफ स्टोन्स आर टू लार्ज, अगर इसी में स्टोन्स काफी बड़ा है तो उसके लिए हम रिमूव विद फोर्सेप, टू लार्ज रिमूव विद फोर्सेप अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज्ड टू ब्रेकअप, तो उसके लिए हम अल्ट्रा फोर्सेप का यूज ही करेंगे, साथ ही हम उसमें क्या करेंगे, अल्ट्रा सोनिक वेव का भी उपयोग करेंगे स्टोन्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। एंड द स्टोन्स फॉर इजर रिमूवल, अगर स्टोन्स फिर वो टूट जाएगा फिर उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगला है नर्सिंग मैनेजमेंट। एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स। अब इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, एक नर्स का क्या दायित्व है इसमें, तो जो भी मेडिकेशन दी जाएगी किसके माध्यम से, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई दवाई है उसको हम देंगे पेशेंट को, ठीक है। एंड असिस्ट लोकेशन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ पेन। किडनी स्टोन है तो पेन होना स्वाभाविक है, तो हम इसमें असिस्ट करेंगे लोकेशन कि किस जगह पे पेन हो रहा है, इंटेंसिटी क्या है उसकी, और ड्यूरेशन क्या है, सीवियरिटी क्या है, कितनी गंभीरता के साथ में पेन उत्पन्न हो रहा है, उसको हमें असिस्ट करना है, देखना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एंड प्रोवाइड बेड रेस्ट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, पेशेंट को बेड रेस्ट देना है और उचित जो उसके लिए अच्छा वातावरण हो, जितना टेम्परेचर चाहिए, जितने बात टेम्परेचर में वो अपने आप को कंफर्ट समझे उतना वातावरण देना, उतना टेम्परेचर देना उसको, ठीक है। एंड नर्स शुड डिस्कस विद पेशेंट यूज ऑफ डाइट। अब नर्स का दायित्व बनेगा वो पेशेंट के साथ डिस्कस करे कि वो खाने में, डाइट में क्या क्या ले रहा है, किस कारण से हुआ है, अर्थात उसका हिस्ट्री चेक करना है, ठीक है। तो उसका कंप्लीट हिस्ट्री देखे कि पहले क्या खा रहा है, क्या नहीं खा के आया है, क्या पहले से खाता चला रहा है, ये चीज़ देखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा इनकरेज टू टेक प्लांटी ऑफ फ्लूड, पेशेंट को इंक्रीज करना है हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटी ऑफ फ्लूड ले, अर्थात जूस,
मौसमी का जूस या अदर कोई भी जूस हम इसमें दे सकते हैं जो नेचुरल है। थैंक यू।